So I am starting the class. Like yesterday मैंने आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में सब कुछ बता दिया था, और आज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को पहले समझेंगे. व्हाट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एंड देन we will move to the next topic. Addition and subtraction of vectors. वेक्टर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को समझते हैं. बिल्कुल एकदम फ्रेश है. जिसने कभी क्लास नहीं भी किया है उसको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. लाइक आई एम टेकिंग example of a vector. Let's say it is A equal to 2i cap plus 3j cap minus 5k. Another vector B 4i cap minus 2j cap plus 3k cap. And let's say we have to find vector A plus B, vector A minus B, 2A plus 3B, 4A minus 2B. हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 सवाल यहाँ रख रहे हैं. हमारे पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है. और हमें क्या करना है कि फर्स्ट निकालना है ए प्लस बी, सेकेंड ए माइनस बी, थर्ड इज 2a प्लस 3b एंड फोर्थ इज 4a माइनस 2b. 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं. a माइनस बी वेक्टर को कैसे देखिए, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे तो सेम डायरेक्शन वाले को ही जोड़ेंगे या घटाएंगे एक साथ. सेम डायरेक्शन वाले को जोड़ने घटाने का मतलब है आई वाले को आई के साथ ही जोड़े घटाएंगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ. आई वाले को जब आई के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 4 आई कैप, 3 प्लस माइनस 2 जे कैप एंड minus 5 plus 3 k cap, and this will become 6i cap plus j cap minus 2 k cap. This is your vector a plus b. बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार बताना जरूरी समझता हूं आगे चीजों को कैरी आउट करने के लिए. सो a माइनस बी, अब a माइनस बी देखते हैं. 2 माइनस 4 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस 5 माइनस 3 k cap, and this will be minus 4 I cap plus 5 j cap minus 8 k cap. Minus 4 I cap plus 5 j cap minus 8 k cap. उसके बाद बात उठती है कि what is 2a plus 3b. तो 2 into 2i plus 3j minus 5k plus 3 into 4i minus 2j plus 3k. एंड इसको मिलेगा आपको 4 plus 12 16i cap, 6 minus 6
plus 0j cap and minus 10 plus 9 minus k cap. एंड ये आपका हो गया 4 इंटू 2i प्लस 3j माइनस 5k कैप माइनस 2 इंटू 4i माइनस 2j प्लस 3k कैप 8 माइनस 8 0i कैप 12 प्लस 4 ये हो जाएगा 16 जे कैप माइनस 20 माइनस 6 माइनस 26 के कैप। होपफुली ये ऑपरेशन जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर और स्केलर विद द some vector and then performing addition or subtraction operation, ये सारा क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत? Is this okay with everyone? सबको समझ में आया? एक बार कॉपी कर लीजिए, जहां समझ नहीं आया दोबारा पूछ लीजिए, जहां समझ नहीं आया दोबारा पूछ लीजिए। सर यस सेकंड वाला में -4i कैप नहीं होगा। सेकंड वाला सेकंड वाले में सेकंड वाला ओके 2 माइनस ओके ओके Yes, यस 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 यू आर राइट बच्चे, you are right. Here it will be 2 minus 4, it will become minus 2i cap, right? Thank you. Yes. बाकी सब ठीक है? सबको समझ में आया? Yes, sir. बहुत सिंपल है एडिशन सब्ट्रैक्शन। आई वाले को आई से ही जोड़ना या घटाना है, जे वाले को जे से जोड़ना या घटाना है, के वाले को के से ही जोड़ना या घटाना है। बहुत सिंपल है। सभी ने लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। ठीक है, आज हम लोग अब पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, देखिए फिजिक्स एक इंटरैक्टिव सब्जेक्ट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करेंगे, बोलेंगे, देन आपको सीखने में और आसानी होगी। जैसे दो वेक्टर्स हैं, सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के लिए आपको क्या जरूरत होती है, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ क्या पड़ेगी, उस पर बात करते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, टू वेक्टर्स, क्योंकि रिजल्टेंट निकालेंगे किसका, कम से कम दो वेक्टर चाहिए। एंड द सेकंड इज एंगल बिटवीन देम। पहली रिक्वायरमेंट आपकी है टू वेक्टर्स और दूसरा रिक्वायरमेंट है आपको उनके बीच का कोई एंगल हो। ठीक है, टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कह सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम। तो देखिए इस चीज को समझते हैं कि सबसे पहले दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं कि ये एंगल इसके बीच का है कि नहीं। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच का है। तो इसके लिए आप एक नोट लिखा रहा हूं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज identified either between tail or between head।
ऐसे समझिएगा, एक वेक्टर ये है और उसके बीच का दूसरा वेक्टर ये, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इनके बीच का ये एंगल थीटा हो गया, दिस इज द एंगल बिटवीन A and B. What is tail of A? This is tail of A and this is tail of B. So tail. ये कॉम्बिनेशन क्या है? tail. दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, लेट्स से ये वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया. नाउ एंगल बिटवीन P and Q इज अल्फा. ये कॉम्बिनेशन कैसा है? हेड कॉम्बिनेशन है. बात समझ में आई कि एंगल अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा वाला एंगल है, तो आइदर इट विल बी टेकन बिटवीन टेल और हेड. जैसे देखिएगा आप, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है. मैं कह रहा हूं ये एंगल जो है 120 डिग्री है. लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. अब बताइए कि क्या जो 120 डिग्री डिनोट किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्या वो ए और बी के बीच का एंगल है या ए और बी के बीच का एंगल कुछ और है? तो हम क्या करेंगे कि ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए उसको या तो हम टेल या हेड के अरेंजमेंट में पहले रिप्रेजेंट करेंगे. तो टेल या हेड के रिप्रेजेंट करेंगे एंगल में, तो कैसे होगा? देखिए, हम इसको ए को एज इट इज रहने देते हैं और बी को क्या करते हैं, आगे शिफ्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, एंड बी को आगे शिफ्ट कर दिए, ए को चेंज कर दिए एंड बी को शिफ्टेड विदाउट चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. हमने बी को क्या किया? बी को शिफ्ट किया विदाउट चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. तो ये वाला जो एंगल था हमारे बीच जो ये वाला एंगल था वो क्या था? 120 डिग्री. तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये 180 माइनस 120 और ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. सो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री. और ये क्या हो गया? आपका टेल अरेंजमेंट हो गया. ये टेल है और ये भी टेल है. यहां पर क्या था? यहाँ पे ये हेड था और ये क्या था? टेल था. यहाँ हेड था और एक टेल था. तो हेड और टेल के बीच का एंगल को हम मेजर नहीं करते हैं. हम किससे किसके बीच का एंगल मेजर करते हैं? टेल और टेल के बीच का एंगल मेजर करते हैं. एनी कंफ्यूजन? नो सर. इसको एक बार पढ़िए बच्चों. मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा. आई विल टेल यू, रिपीट कर दूंगा मैं दोबारा. एक बार इसको पढ़िए पूरा, एक बार इसको पढ़िए. क्या सभी को समझ में आया? रोहित समझ में आया बेटा? रोहित, यस सर. एंगल समझ में आया ना? इट विल बी आइदर बिटवीन टेल और हेड. ग्रेट. इसको कॉपी कर लीजिए.
सभी ने लिख लिया इसको? यस सर। जिसने Yes, नहीं लिखा sir. बता दीजिएगा, आई हैव फैसिलिटी टू गो बैक ऑल्सो। जिसके पास अगर जिसको दिक्कत हो कि सर लिखा नहीं मैंने, तो आई हैव फैसिलिटी टू गो बैक ऑल्सो, यू कैन टेल मी। चलिए ठीक। अब देखिए, मान लीजिए मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, साइड लेंथ एल है, एल है, दिस इज ए बी एंड सी। बताइए, फाइंड एंगल बिटवीन एंगल ए, फाइंड एंगल ए, एंगल बी, या वेक्टर के फॉर्म में मैं पूरी तरह से लिख देता हूं, एंगल बिटवीन ए सी एंड ए बी वेक्टर, सेकेंड ए बी एंड बी सी वेक्टर, एंड थर्ड ए सी एंड बी सी वेक्टर। इन तीनों के बीच का एंगल बताना है। आप सभी बताइएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया जिसकी साइड लेंथ एल है, ठीक है, और ए सी ए बी के बीच का एंगल, ए बी एंड बी सी के बीच का एंगल, एंड ए सी एंड बी सी के बीच का एंगल। वी ऑल हैव 3 साइड्स हेयर। सबसे पहले हम देखते हैं, ए सी और ए बी को। सब 60 बताइए बच्चे, कितना? 60 डिग्री सब होगा सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये ए बी है, ये ए सी है, ये टेल है, ये टेल है। तो जो ये एंगल होगा, और ये एंगल आप जानते हैं कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया। रोहित राज ने भी 60 डिग्री आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड का आते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, ए बी एंड बी सी, ए बी, ए बी एंड बी सी, ये आपका बी सी हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये टेल है और ये हेड है। इसको पहले हेड हेड या टेल टेल के कॉम्बिनेशन में हमको लाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूं, इसको मैं एज इट इज छोड़ दूं, ये हो गया सी और ये हो गया बी, और इसको जो है ऊपर लेके जाऊं, ए बी वेक्टर को ऊपर लेकर जाऊं, ए बी वेक्टर को ऊपर लेके जाऊं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये ए और ये बी वेक्टर। नाउ द एंगल इज दिस वन, हेड हेड के बीच का एंगल। तो आप जानते हैं कि ज्योमेट्री के हिसाब से ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये एंगल आपका हो गया 60, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। तो ये आपका सेकंड का एक्सप्लेनेशन हो गया। और थर्ड के एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, तो दिस इज हेड एंड दिस इज हेड। ये ए है, ये सी है, ये बी है। बताइए ये एंगल कितना होना चाहिए? हेड है और ये भी हेड है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। इज दिस ओके टू एवरीवन? ऐसा नहीं है कि मैंने वेक्टर के फॉर्म में 120 डिग्री लिख के कोई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बदल दिया, नहीं।
मैं जस्ट कह रहा हूं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। ये दो साइड्स के बीच का एंगल नहीं निकाल रहा हूं मैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल रहा हूं। तो वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दिया एंड वी गॉट द एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। एंड AC और BC में मुझे शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं बिकॉज इट इज हेड हेड कॉम्बिनेशन। एंड सिमिलरली इन केस 1 मुझे AB एंड AC की डायरेक्शन चेंज करने की, शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं बिकॉज इट इज टेल टेल कॉम्बिनेशन। तो मुझे शिफ्टिंग की जरूरत कहां पड़ी, सेकंड केस में, बिकॉज इट वाज हेड टेल कॉम्बिनेशन, जिसको मैंने हेड हेड कॉम्बिनेशन बनाया। अगर मैं इसको हेड हेड कॉम्बिनेशन ना बना के टेल टेल कॉम्बिनेशन बनाता तो कैसा होता, टेल टेल कॉम्बिनेशन ऐसा होता, ये होता आपका C होता, ये आपका B होता, ठीक है, B होता। और ये आपको मैं डायरेक्शन बिना चेंज किए, ये वेक्टर A हो जाता और ये वेक्टर B हो जाता। तो ये वाला एंगल लेते, तो ये एंगल आपको क्या हो जाता, 120 डिग्री। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम कहते हैं टेल टेल कॉम्बिनेशन। तो टेल टेल कॉम्बिनेशन लीजिए चाहे हेड हेड कॉम्बिनेशन लीजिए, इट डजंट मैटर। आप टेल टेल कॉम्बिनेशन लीजिए चाहे हेड हेड कॉम्बिनेशन लीजिए, आपको वैल्यू जो है वो सेम ही मिलेगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस प्रॉब्लम? नो सर। नो कंफ्यूजन? ग्रेट। ये बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं अब आपको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर शुरू कर रहा हूं। एंगल का निकालना आप लोग को बेहतर समझ में आ गया, एंगल निकालने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। नाउ अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, जो हमारा मेन हेड टॉपिक था। तो देखिए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। देखिए लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर A है और ये दूसरा वेक्टर है हमारे पास B। ये दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, B है। तो आप जानते हैं कि ये वाला एंगल हम नहीं ले सकते, तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, A और B के बीच का एंगल के लिए ये एंगल होगा। अभी आपने किया था, इसी तरह के प्रॉब्लम हमने करवाए थे आपको। और ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट। ये आपका रिजल्टेंट हो गया R। ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया। तो अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, दिस इज द फाइनल, और ये क्या हो गया आपका इनिशियल पॉइंट। तो हम या तो ये पाथ फॉलो कर सके जा सकते हैं, A2, यहां से शुरू करके हम कहा जा सकते हैं, यहां से शुरू करके हम यहां जा सकते हैं, और फिर यहां से हम शुरू होके यहां जा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली वाया R जा सकते हैं। तो कह सकता हूं कि जो R है, R is resultant of A and B. So I can say R equal to A plus B. ये लिखना मैंने आप लोग को सिखाया था। कोई भी फिगर के लिए वेक्टर का नोटेशन कैसे लिखते हैं, ये चीज मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखेंगे, किसी ने नहीं देखा है तो वो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देख लीजिएगा, अभी उसका जरूरत नहीं है।
लेकिन ये लिखना आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो r इक्वल टू a प्लस बी हो गया। अब देखिए इसको हम r का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन को डालते हैं। क्या हम कर सकते हैं, ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, b साइन थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, b कॉस थीटा। सो नाउ आई हैव अ ट्रायंगल, नाउ आई हैव अ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल क्या है, ये वेक्टर आपका r है, ठीक है, और ये जो है उसका परपेंडिकुलर है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, b साइन थीटा, और ये वाला जो है उसका बेस है, विच कैन बी सेड a प्लस b कॉस थीटा, और ये उसका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem आप देखिए कि r स्क्वायर कैन बी रिटेन एज a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड वी कैन राइट हियर r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. So r square can be written as a square plus b square cos square theta plus sin square theta plus 2ab cos theta. So r square can be written as a square plus b square, क्योंकि cos square theta plus sin square theta क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, and plus 2ab cos theta. So r can be written as a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the r is the magnitude of resultant vector. R is the magnitude of resultant vector. A comma b is the magnitude of vector A and B respectively. ठीक है, and theta is the angle between vector A and vector B. Theta is the angle between vector A and vector B. So आप कह सकते हो कि whether it is R का मॉड या A plus B वेक्टर का मॉड, it can be written as under root a square plus b square plus 2ab cos theta. और अगर आपसे कोई पूछ दे कि what is the value of this angle alpha, angle alpha is the angle between vector A and resultant. So angle alpha can be written as tan alpha equal to b sin theta upon a plus b cos theta. Tan alpha can be written as b sin theta upon a plus b cos theta. और ये हो गया आपका मॉड r या a plus b का मॉड. क्या ये बात सबको समझ में आई? ये एक डेरिवेशन जो मैंने आपको करके दिया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालकर आपको बताया कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, एंड एवरी एंगल जो थीटा है, थीटा क्या है, अल्फा क्या है, ठीक है. अल्फा कैन बी रिटेन एज
ये जो अल्फा है, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड a। ठीक है, जो रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है उस रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल बन रही है, उस वेक्टर को हम क्या, उस एंगल को हम अल्फा बोल रहे हैं यहाँ पे, और उसकी वैल्यू भी हम चाहें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? इसको पूरा पढ़िए। समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर, समझ में आ गया। ओके, बाकी सभी बच्चे बताइए। चंदा, चांदनी, कोई प्रॉब्लम? समझ गए सर। गुड गुड। मुस्कान, मनीष, रोहित, गुड गुड, ठीक है। चलिए फिर इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, क्वेश्चंस की प्रोफाइल समझाऊंगा। लिख लिए हैं सर। चलिए लिख लिए। लिख लिए बच्चों? यस सर। सर ठीक, समझ गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां आप समझे r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना? बताइए r की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है? क्या मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो कॉस थीटा आपका मैक्सिमम होता है 1 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। So it can be written as a plus b का whole square and this can be written as a plus b. So यहां से हो गया r मैक्सिमम की जो वैल्यू हो गई वो a plus b हो गई। a plus b इसको लिख सकता हूं, या इसको आप मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड की बेसिस से हम सम कर रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को इंडिविजुअली सम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम r मिनिमम की बात करें, it will be a square plus b square plus 2ab into -1। cos थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या होती है? वो होती है -1 एट थीटा इक्वल टू पाई, और इसको आप 180 डिग्री बोल सकते हैं। तो जो cos 180 होता है वो होता है -1। सो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा, होल स्क्वायर वो अंडर रूट में कर देंगे अगर, और ये बन जाएगा आपको a माइनस बी। सो यहां से आपको r मिनिमम की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई a माइनस बी। सो एंड एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और 90 डिग्री r की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है। सो r इक्वल टू हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। बेसिकली जो समझाने वाली बात थी ये थी
कि आर की जो वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच में डिपेंड करेगी। आर मिनिमम से आर मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी आर की वैल्यू, और इट कैन बी रिटन एज आर इज lying between a minus b to a plus b। आर की जो वैल्यू है वो a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में लाई करेगी। कोई कंफ्यूजन? थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बदल रहे हैं, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री रख रहे हैं कॉस मैक्सिमम हो रहा है, आर मैक्सिमम मिला। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पर कॉस मिनिमम है तो आर मिनिमम मिला। तो आर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकाल चुके हैं तो आर का रेंज निकाल सकते हैं कि a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में एग्जिस्ट करेगी, a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में एग्जिस्ट करेगी। एनी डाउट? क्या हमारे सभी बच्चे समझ गए इसको? मुस्कान समझ में आ गई? यस सर, यस सर। गुड गुड। चंदा? यस सर, समझ गए। पूजा? यस सर, समझ गए। मनीष एंड रोहित? लिख लिया है? देखिए इस पे क्वेश्चंस किस फॉर्म का बनेगा। A force of 100 Newton, 40 Newton is acting on a body. Which of the following force is not possible as a resultant of force on body? First is 140 न्यूटन, दूसरा 60 न्यूटन, तीसरा 80 न्यूटन, चौथा 200 न्यूटन। बोलो आंसर कौन होगा? फर्स्ट वाले में बताओ, ये ए है और ये बी है,
दोनों में कौन पॉसिबल नहीं है? ए में बताओ कौन सा पॉसिबल नहीं है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के लिए, और बी में बताओ कौन सा नहीं पॉसिबल। देखिए हमारे पास F1 की वैल्यू है 100 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 40 न्यूटन। अभी हमने जो पढ़ा तो आर मिनिमम क्या पॉसिबल है? F1 माइनस F2 एंड दिस इज 100 माइनस 40, ये हो गया 60 न्यूटन। आर मैक्सिमम क्या पॉसिबल है? दिस इज F1 प्लस F2 एंड दिस इज 100 प्लस 40, और ये हो गया 140 न्यूटन। मतलब आर की जो वैल्यू है वो आपको डिपेंड करेगी, लाई करेगी कहां से कहां, 60 न्यूटन से 140 न्यूटन के बीच। ये आर का रेंज मुझे मिल गया। अब बताइए फर्स्ट वाले में कौन 60 और 140 के बीच नहीं है? कौन है जो 60 और 140 के बीच नहीं है? 200 न्यूटन। इसे बताइए कौन है जो 60 और 140 के बीच नहीं है? 40 न्यूटन। क्या समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? We have found the range of resultant of force and this is 60 न्यूटन टू 140 न्यूटन। तो लिखा है विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल एज द रिजल्टेंट। नॉट पॉसिबल में क्या कौन सा होगा? वो फोर्स जो 60 से 140 न्यूटन के रेंज से बाहर है, और वो कौन है? यहाँ पे फर्स्ट वाले ए वाले ऑप्शन में कौन सा है? 200 न्यूटन। अब बी वाले में कौन सा है? 40 न्यूटन। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन में आप आंसर दीजिए। बताइए सी वाले में, सी वाले का कौन सा करेक्ट सर हो? दोनों में 4 4, दोनों का फोर्थ फोर्थ। दोनों में 4 4 हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। अब आप समझ गए कि कौन सा जो इस रेंज में नहीं है, जो मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज से बाहर है, वो पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता। लिख लीजिए इसको। लगता है बच्चों के काफी इंटरनेट डिस्टर्ब है क्योंकि बारिश बहुत हैवी हो रही है, तभी वो लेफ्ट हो गए।
बताओ ये वाले में कौन सा सही है? 4 सर। 4 सही है। यस सर। मैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट पूछ रहा हूं बेटा, एक बार इस पे ध्यान दो। आई एम नॉट आस्किंग यू नॉट पॉसिबल वैल्यू, आई एम आस्किंग यू पॉसिबल वैल्यू। सर 40 होगा। कौन सा? फर्स्ट? थर्ड वाला सर। थर्ड वाला? चलिए ये 3 दिया है, 3 क्वेश्चन में आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आप आर मिनिमम निकालिए पहले। आर मिनिमम क्या होगा? 140 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। आर मैक्सिमम क्या होगा? एंड दिस विल बी 200 न्यूटन। सो आर का रेंज आपको मिल गया, इट इज 80 न्यूटन टू 200 न्यूटन। यू हैव गॉट आर। अब बताइए पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? इसमें फर्स्ट में 180, 200 से कम है लेकिन 80 से ज्यादा है। इसमें कोई है जो 200 से कम है लेकिन 80 से ज्यादा हो? नहीं। 80 से ज्यादा और 200 से कम या 80 के बराबर भी चलेगा। 80 से बराबर, 80 के बराबर या 200 के बराबर, या 200 से बाहर वाले को हटाना है, 80 से नीचे वाले को हटाना है। ये 200 के बराबर। समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस सर। ग्रेट। तो पॉसिबल वैल्यू और नॉट पॉसिबल वैल्यू, ये बातें क्लियर हो गई सबको? A force of 8 Newton and 6 Newton acts at a point and their resultant is 10 Newton. Find the angle between 8 Newton and 6 Newton force. A force of 8 Newton and 6 Newton acts at a point and their resultant is 10 Newton. Find the angle between 8 Newton and 6 Newton force. समझिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको F1 की वैल्यू दे रखा है 8 न्यूटन, F2 की वैल्यू दे रखा है आपको 6 न्यूटन, और रिजल्टेंट आपको दे रखा है
10 न्यूटन। सो आपके पास रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, और आपको थीटा निकालना है। ये आपका 10 न्यूटन है, ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 इंटू 8 इंटू 6 कॉस थीटा। यहां मिल गया आपको, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। 10 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 48 कॉस थीटा। ये 100 माइनस 64 माइनस 36 इक्वल टू 96 कॉस थीटा। 0 इक्वल टू 96 cos theta. So cos theta equal to 0 upon 96 and this will become 0. So theta will be equal to 90 degree. Cos की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। समझ आया? बच्चों समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है? यस सर। आज जो हमने फर्स्ट पेज से पढ़ा है वो क्या है, एक बार देख लीजिए। एक बार देख लीजिए, फिर समराइज करके मैं क्लास को फिनिश करूंगा। पहला जो है हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा और उस पे हमने 4 क्वेश्चंस किए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर शुरू किया, जिसमें एंगल ऑफ वेक्टर को सबसे पहले कंफर्म किया, क्लियर किया। एंड एंगल ऑफ वेक्टर क्लियर होने के बाद हम लोग रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स को पे आ गए, और रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स की थ्योरी पढ़ने के बाद इसके मिनिमम और मैक्सिमम को हमने इलेबरेट किया। एंड आफ्टर दैट हमने क्वेश्चंस किए इस पे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन किए एंड यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए और 4 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चंस इस पे किए हमने अब तक। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नो सर। चलिए ठीक है, नो। ठीक है, फिर मैं यहाँ की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ अभी। चलिए, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ओके, थैंक यू, बाय।